हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केमिका सी अमित क्लासेज में। आपने पिछले वीडियो में प्राथमिक सफिक्स के बारे में पढ़ा। आज दो टॉपिक आपके और बचे हुए हैं, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स यानी द्वितीयक अनुलग्न और आपका पुरोलग्न बचा हुआ है। तो आज हम आपको द्वितीयक अनुलग्न के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स जो होता है यह कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। समूह को प्रदर्शित करता है। इसमें करते क्या है कि किसी भी कार्बन की श्रृंखला में जो प्राथमिक अनुलग्न है, जैसे अब सबसे पहले आप कोई भी श्रृंखला लिए और उसमें सबसे पहले हम मूल शब्द को लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। तो मूल शब्द में हम क्या जोड़ते हैं? प्राथमिक अनुलग्न। और यह प्राथमिक अनुलग्न कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित कार्बन के बीच आबंध को प्रदर्शित करता है। तो प्राथमिक अनुलग्न में जब हम मुख्य क्रियात्मक समूह को जोड़ेंगे तो प्राथमिक अनुलग्न से ई को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे और उसके बाद द्वितीय अनुलग्न को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। द्वितीयक अनुलग्न को जनक हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ देंगे, तब हमारा जो है जनक हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह सहित तैयार होगा। इस प्रकार से हमारा कंपाउंड बनेगा। अब द्वितीयक अनुलग्न में जैसे उदाहरण के तौर पे आपके एल्कोहल हैं। एल्कोहल में आपका OH ग्रुप आता है। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है आल। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है जिसका सिंबल होता है CHO और इसका जो अनुलग्न होता है वो कहलाता है अल। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सिंबल है COOH, इसका जो सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है। तो इस तरह से ये सेकेंडरी सफिक्स हैं। ये आपके तीनों सेकेंडरी सफिक्स हैं यानी द्वितीयक अनुलग्न हैं। सेकेंडरी सफिक्स आपके हैं द्वितीयक अनुलग्न, और इनको सदैव हम प्राथमिक अनुलग्न के बाद ही ऐड करते हैं और ऐड करने से पहले ई को रिप्लेस करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एल्केन, हमने एल्केन लिया तो यहाँ पर जो प्राथमिक अनुलग्न एन लगा है ये कार्बन की जो श्रृंखला की प्रकृति है यह बताता है कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें जो हम प्राथमिक अनुलग्न का प्रयोग किए हैं एन का प्रयोग किए हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें एल्कोहल रूपी ग्रुप को जोड़ेंगे द्वितीयक अनुलग्न को, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स जो है मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा एल्कोहल समूह है जिसका अनुलग्न आल होता है। अब चूंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरे कार्बन से एकल आबंध से जुड़ा है, जिससे हमें प्राथमिक समूह की जो नेचर है वो पता चलता है कि यह एल्केन ग्रुप का है। तो यहाँ पर हम एल्केन तो हमारा होगा ही, साथ में हमारा सेकेंडरी सफिक्स ये प्राइमरी सफिक्स को प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम सेकेंडरी समूह को ऐड करेंगे जिसका अनुलग्न आल होता है तो इसमें से हम ई रिप्लेस कर देंगे। ई रिप्लेस करने के बाद जो हमारा बनेगा नामकरण वो बनेगा एल्केनॉल। एल्केन एन के बाद जो ई था इसको हमने रिप्लेस किया और आल को जोड़ दिया तो हमारा बन गया पूरा एल्केनॉल। इस तरह से हमारा सेकेंडरी सफिक्स का जो है एग्जाम्पल है एल्केनॉल। आप कोई भी एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे ले लीजिए तो आपको इसमें
जो है एल्केनॉल मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कोई भी आप कंपाउंड ले लीजिए कार्बन की, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एल्केन समूह का कोई भी कंपाउंड ले लिया। अब यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के साथ प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो समूह जुड़ा है वह एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है OH। तो यहाँ पर कुल कार्बन, अब आपको नामकरण करते समय ये ध्यान देना है कि कहीं पे या तो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड, या तो प्रतिस्थापी जिस कार्बन से नज़दीक हो वहीं से हमको अंकन करना है। तो यहाँ लेफ्ट साइड से अगर हम अंकन करते हैं तो हमको तीसरे पर OH ग्रुप मिलता है, लेकिन यदि राइट साइड से करते हैं तो हमको पहले कार्बन पे OH समूह मिलता है। इसलिए जिधर से आपको न्यूनतम संख्या प्राप्त हो वही अंकन आपका राइट है। तो यहाँ पर चूँकि 3 कार्बन है तो एल्केन में आपका बनेगा 3 कार्बन में रूट वर्ड में आपका जो नाम आता है वो होता है प्रोपेन, और प्रोपेन में आप आल को ऐड करोगे द्वितीयक अनुलग्न को, तो यहाँ पर ई को आप रिप्लेस कर दोगे तो आपका जो बनेगा नाम वो बनेगा प्रोपेनॉल। तो इस तरह से नामनक्लेचर होगा आपका। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके बाद आपका आता है चौथा जो पॉइंट मेन था आपका, वो है पुरलग्न। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, देखिए। अब हम आते हैं आपका जो लास्ट पॉइंट है, यह है हमारा पुरलग्न। इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वह किसी भी कार्बन की श्रृंखला में जो पार्श्व श्रृंखला होता है, इसको हम साइड चेन भी कहते हैं। साइड चेन के रूप में इसको लेते हैं, इसको हम पार्श्व श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जैसे किसी भी यौगिक में किसी भी कार्बन की श्रृंखला में चाहे हमारा एल्किल ग्रुप हो, चाहे एल्किल ग्रुप हो, नाइट्रो ग्रुप हो, हैलोजन ग्रुप हो जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आएंगे, और नाइट्रो ग्रुप है, तो ये सब के सब आपके प्रतिस्थापी हैं। इसको हम प्रतिस्थापी कहते हैं, इनको हम प्रतिस्थापी के रूप में भी लेते हैं। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह किसी कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित नहीं है तो हम ये जो पार्श्व श्रृंखला साइड चेन के रूप में जुड़े हैं जिनको हम प्रतिस्थापी के नाम से जानते हैं, तो ये जिस कार्बन से चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जिधर से हमको नज़दीक मिलेंगे उधर से ही हम इसका अंकन करेंगे। इसके बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं डिटेल में कि सबसे पहले आप ये जान गए कि पुरलग्न में आपकी ये सारी चीज़ें आएंगी। आपका जो नामकरण करना है उसमें आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब इस यौगिक में आपको ये दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के जो बीच बॉन्डिंग है वो एकल आबंध की है, और उसमें मैंने एक एल्किल ग्रुप को जो है साइड चेन के रूप में लिया है। एल्किल ग्रुप आपका जो है CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, यानी कुल मिलाकर के जो भी कार्बन कार्बन के बीच अंतर होगा वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस करके आप बढ़ा सकते हो श्रृंखला को। तो इस प्रकार से इस यौगिक में आपको दिख रहा है कि ये तो हमारा जो है स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पर एक साइड चेन के रूप में, जिसको हम ब्रांच भी कह सकते हैं, ये साइड चेन पार्श्व श्रृंखला के रूप में निकला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई भी न तो मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित है, न तो डबल बॉन्ड है, न तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम जो हमारा प्रतिस्थापी है CH3, ये जिस कार्बन से नज़दीक मिलेगा, चाहे लेफ्ट साइड से मिले या राइट साइड से, इधर से हमें नज़दीक मिलेगा उधर से ही हमको अंकन करना है। और जब नामकरण करते समय ये ध्यान देना है कि जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले हम प्रतिस्थापी का नामकरण करते हैं, उसके बाद जनक हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। ये तब करते हैं जब मुख्य क्रियात्मक समूह
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति यौगिक में न हो। तो यहाँ पर इस साइड से लेफ्ट साइड से देखते हैं तो 1 2 3 पे हमारा एल्किल ग्रुप आता है, लेकिन यदि हम राइट साइड से देखें तो 1 2 3 4, तो हमारा जो सही अंकन है ये इस साइड से है। तो चूंकि इसको हम जो पार श्रृंखला होता है तो जो एल्किल ग्रुप होता है इसमें सफिक्स हम रूट वर्ड के साथ सफिक्स YL का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि एक कार्बन है तो इसका रूट वर्ड बनेगा मेथ, तो मेथ में सफिक्स YL ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा मेथिल। तो यहाँ पर मेथिल हमारा किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है, तो इसका जो नामकरण बनेगा 2 मेथिल। और जो जनक हाइड्रोकार्बन है जिसमें टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, तो चूंकि कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है तो इसलिए हमारा जनक हाइड्रोकार्बन जो होगा ब्यूटेन होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये नामकरण जो बनता है 2 मेथिल ब्यूटेन बनता है। अब हम आगे चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे। तो सबसे पहले अब हमें जो IUPAC के नियम है बनाने के उस पे आते हैं। तो कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हैं कि इसके नियम क्या है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वह यह है कि हम किसको वरीयता देते हैं, नामकरण करते समय सबसे पहले किसको वरीयता देंगे। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह, जैसा अभी मैंने द्वितीयक अनुलग्न में कुछ एग्जाम्पल दिए थे, मुख्य क्रियात्मक समूह में अगर किसी भी कंपाउंड में मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो सबसे पहले वरीयता इसको देंगे। उसके बाद यौगिक में हम वरीयता जो होते हैं डबल बॉन्ड को देते हैं। डबल बॉन्ड के बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद हमारा जो आता है वो प्रतिस्थापक आता है, या प्रतिस्थापी भी आप इसको कह सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट्स जो बोलते हैं। प्रतिस्थापक में आपका उदाहरण हो सकता है एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, या नाइट्रो ग्रुप्स आते हैं। ये सारे के सारे आपके प्रतिस्थापक में आएंगे। तो सबसे पहले हमको मुख्य क्रियात्मक समूह या सेकेंडरी सफिक्स जिसको बोलते हैं, सबसे पहले आपको नामकरण करते समय सेकेंडरी सफिक्स को वरीयता में देना है। यदि इसकी अनुपस्थिति है तो हमको प्राइमरी सफिक्स में जो आपका आता है प्राथमिक अनुलग्न में, इसमें आपको किसको देना है, इन को, इन। उसके बाद आपका जो है आइन है, ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में आपका अंतिम में जो आएगा वो प्रतिस्थापक आएगा। इस प्रकार से आपको अंकन करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं IUPAC नामनक्लेचर के जो नियम हैं, IUPAC नामकरण के नियम। नामकरण के नियम, तो नियम में सबसे पहला जो नियम है वह है, सबसे पहले आपको करना क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना। कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना। किसी भी यौगिक के नामकरण में जो सबसे पहला नियम आता है वो कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना आता है। लंबी श्रृंखला को चुनना, ये पहला टॉपिक है आपका। इसमें हम करते क्या हैं कि इसमें सबसे पहले हम किसी भी यौगिक में कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कार्बन की जो लंबी श्रृंखला हो आपका स्ट्रेट चेन में हो, यानी सीधी श्रृंखला में है, वो आपका ब्रांच चेन के रूप में भी हो सकता है। अब आप लंबी श्रृंखला को कैसे जानेंगे, लंबी श्रृंखला को ही हम जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम कोई उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 एक सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी S3। अब आप यहाँ पे CH CH2 CH2 CH3। अब इस कार्बन में आप ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है, 2 4 8
CH3। अब इस यौगिक में देखिए, अगर आपको कहा जाए कि लंबी श्रृंखला को चुनिए तो आप लंबी श्रृंखला को कैसे चुनेंगे? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर हम सीधा चलते हैं स्ट्रेट चेन में, तो स्ट्रेट चेन में आपको टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 मिलेगा। लेकिन यदि हम स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में चले तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। अगर मैं इतने पे आऊँ तो इतने पे भी मुझे टोटल नंबर, इस साइड से भी देखने पे मुझे 5 कार्बन मिल रहा है, यहाँ से भी देखने पे 5 कार्बन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं रूट को थोड़ा बदल दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो रूट है हमारा, ये सबसे लंबी श्रृंखला को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आपको टोटल कार्बन की संख्या 7 मिलते हैं। इसी को हम पैरेंट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य बात है ये है लंबी कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे लंबी